था, जिसमें से 1815 से 1914 तक के टाइम पीरियड में हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी। एंड आफ्टर दैट 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड, आल्सो नोन एज द ब्रिटेन वुड ट्विंस। The Britain Wood Twins. So, what were the role played by these Britain Wood Twins? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड फॉर्म हो रहा है, प्री एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स हम लोगों ने 1815 से लेकर 1918 तक के टाइम पीरियड को देख लिया था, जिसमें से 1815 से 1914 तक के टाइम पीरियड में हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी। एंड आफ्टर दैट 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड आया, जिसमें बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले, जिसमें से एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, दैट वॉज टॉट इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द रीबिल्डिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द पोस्ट वॉर एरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, दैट वाज फ्रॉम 1939 टू 1949। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी रीशेप कैसे ली, हमारा ग्लोबल वर्ल्ड वापस से प्रोसेस में कैसे आया, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे आया। सो 1939 टू 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सेम एक्सिस पावर एंड एलाइड पावर ने पार्टिसिपेट किया। एक्सिस पावर में नाजी, जर्मनी, जापान एंड इटली थे। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस थे। जिसमें से जीतता कौन है, एलाइड पावर जीतते हैं, एंड द मेजर रोल प्लेड बाय द सोवियत यूनियन। इज इट क्लियर? देन वर्ल्ड वॉर 2, कोई भी वॉर होगा, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज कंपलसरी। तो क्या हुआ, डेथ हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सारे कुछ इनॉर्मस वे में थे। 60 मिलियन यानी कि उस वक्त के वर्ल्ड पॉपुलेशन की 3% पॉपुलेशन जो है वो मर गए थे, एंड मिलियंस वर इंजर्ड। ओके, देन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? तो वर्ल्ड वॉर 2 एक लार्ज स्केल पर हुआ, जिसके वजह से यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रीजंस उसको लेके बैठे हुए थे, और बहुत सारे सिटीज़ को, मेनी सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे सिटीज़ डिस्ट्रॉयड हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 का 2 मेजर, या फिर बोल सकते हैं देयर वर 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यूएस जो है वो बहुत डोमिनेट रहा है, लोन देने में डोमिनेट रहा है, पोस्ट वॉर रिकवरी में उसका क्विक रिकवरी हुआ है। तो ये सारे प्रोसेस देखते हुए आ रहे हैं। तो 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस क्या है जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में शामिल हुए, यूएस का डोमिनेशन एंड सोवियत यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट। यूएस जो है वो अपने पावर को डोमिनेट कर रहा है, अपने इकोनॉमिक पावर को, मिलिट्री पावर को, पॉलिटिकल पावर को, सोशल पावर को वो डोमिनेट करना चाह रहा है वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड, जिस पार्ट में यूएस है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है और शेप में ले रहा है। और दूसरा क्या है, सोवियत यूनियन का रिकंस्ट्रक्शन। सोवियत यूनियन स्टैब्लिश कर रहा है अपना डोमिनेशन इन कंट्री। सोवियत यूनियन, इसी यानी कि रशिया वाला पार्ट वी कॉल्ड एज यूएसएसआर, और इसी के बाद यूएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई होती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, बिकॉज यूएस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूएसएसआर इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। इज इट क्लियर? और ये यूएस वर्सेस यूएसएसआर, ये आप लोगों को आगे चल के पढ़ना है क्लास 11 क्लास 12 में इन द चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। सो फॉर अभी के लिए बस इतना समझिए कि यूएस अपना डोमिनेट कर रहा था कंट्री में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड यूएसएसआर विच इज सोवियत यूनियन, वो खुद को स्टैब्लिश कर रहा था, वो खुद का डोमिनेशन स्टैब्लिश कर रहा था इन द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों जो था वो क्रूशियल इन्फ्लुएंस माना जाता है इन रीशेपिंग, इन रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी ओवरव्यू,
कैसे स्टार्ट हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, यूएस और यूएसएसआर के स्टैब्लिशमेंट के बाद, उसके डोमिनेशन के बाद वो रीबिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू हम लोगों ने क्या देखा कि यूएस और यूएसएसआर अपना अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा था वर्ल्ड में। तो ये सारे पोस्ट वॉर एरा के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सेटलमेंट्स थे, या फिर बोला जाए कुछ स्टेप्स थे जो हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी को रीशेप करने के लिए हो रहे थे। एंड रिमेंबर दैट द वर्ल्ड वॉर टू इज़ मोर डेट्रीमेंटल विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वॉर वन। Is it clear? Now, in this, we have to study about the post-war settlement and the Bretton Woods institutions. The post-war settlement यानी कि the time period after the World War II. World War II में क्या क्या हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। अब World War II ख़त्म हो गया, उसके बाद पोस्ट वॉर सेटलमेंट यानी कि वापस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे स्टैब्लिश होता है, और उस सेटलमेंट के लिए जो स्टेप उठाया गया वो स्टेप है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन यानी कि पोस्ट वॉर सेटलमेंट के लिए दो प्रोसेस, दो स्टेप बहुत बेसिक और बहुत नीडी स्टेप्स माना जाता है। द फर्स्ट वन इज मास प्रोडक्शन नीड्स द मास कंजम्पशन। We have studied earlier that mass production needs mass consumption. प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मास प्रोडक्शन नीड्स मास कंजम्पशन, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम होना चाहिए। हम लोगों को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? दुकान खोल लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो। तो क्या उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए भी तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों के पास इनकम होना चाहिए। सो मास प्रोडक्शन नीड्स मास कंजम्पशन, एंड मास कंजम्पशन तभी होगा जब हम लोगों के पास हाई एंड स्टेबल इनकम हो। स्टेबल इनकम इट मीन्स कि हाँ, हम लोगों के पास इतना आ रहा है, इतना है तो है, उसका इकोनॉमिक, उसका फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, अनस्टेबल ना हो। बट मार्केट जो है वो अकेले पूरे लोगों को, हर एक लोगों को गारंटी के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। वो लोगों को जॉब देगा, लोगों को काम देगा, बट ये नहीं बोल सकता है कि हम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सो मार्केट ऑल्सो नॉट alone guaranteed the full employment. Next, government would have to step into the minimize fluctuation of price. सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? मार्केट की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी, मार्केट का जो फाइनेंस सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। सो इन द मास प्रोडक्शन नीड्स मास कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा सोसाइटी में, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा मार्केट में, टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस इन द मार्केट, द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इज इट क्लियर? सो एंड economic stability could be ensured only to the intervention of the government. और जब तक गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगा तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मार्केट में। सो गवर्नमेंट शुड हैव टू इंटरवेन इन द मार्केट फॉर द economic stability. The next one is, the second one is, countries' economic link with outside world should be controlled by government. अब countries' economic link from the outside world वो कैसे हुआ? पोस्ट वॉर यानी कि प्री वॉर पीरियड के टाइम पीरियड में चलिए चलते हैं। उस वक्त क्या हो रहा था? जब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ा हुआ था, यूएस ने अपना रिकवरी कर लिया, तो उसके बाद यूएस क्या कर रहा था? लोन देना स्टार्ट किया। यूएस इतना ज़्यादा लोन देने लगा, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक टाइम पीरियड पे क्या आया? यूएस की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गई। तो उस अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए
गवर्नमेंट को इंटरवेन करना, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना, यानी कि द वर्ल्ड इकोनॉमी शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट could only be achieved if government has power to control flows of goods, capitals and labor. फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल चाहिए, जो मार्केट अलोन नहीं दे पा रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा। जो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे थे तो उसको कंट्रोल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितना मन चाहे देते जा रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में जब हमारे कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम अनस्टेबल होगी तब समझ में आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को स्टार्टिंग से अगर फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए वर्ल्ड में, अपने कंट्री में, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। ठीक है, दीज आर द 2 स्टेप्स टेकन आफ्टर द पोस्ट वॉर्स इन द पोस्ट वॉर settlement. The mass production needs the mass consumption, and the second one is country's economic link with outside world should be controlled by the government. Conclusion क्या निकल के आता है? ये रीसेटलमेंट प्रोसेस का मेन एम क्या था? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सोसाइटी में, मार्केट में रहनी चाहिए, जिसके वजह से एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ, एक मीटिंग हुआ और उस फ्रेमवर्क को अग्री किया गया यूएन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, वो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस और यूएन मॉनेटरी फंड जो है वो कहाँ हुआ था? जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड में हुआ था। दैट वाज अ प्लेस इन न्यू हैम्पशायर USA। उस वक्त तक याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन मॉनेटरी फंड्स एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? जुलाई 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इन द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, दैट वाज अ प्लेस इन न्यू हैम्पशायर USA। तो इसका मेजर इम्पैक्ट क्या निकल के आया, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया इस कॉन्फ्रेंस का जो ब्रिटेन वुड में हुआ था? दैट वाज द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तब तक यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, a conference held in 1944 जुलाई in Britain Wood, न्यू हैम्पशायर USA। तो उस ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में, उस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 मेजर रोल किसने प्ले किया और इम्पैक्ट, यानी कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट क्या निकल के आया? सो द रिजल्ट वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन, इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशन के स्टैब्लिशमेंट को बोला गया है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, और दीज 2 आर ऑल्सो नोन एज द ब्रिटेन वुड ट्विंस। द ब्रिटेन वुड ट्विंस। So, what were the role played by these Bretton Woods twins? The International Monetary Fund was established to deal with external surplus and deficits of its members nation. क्या हो रहा था? कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यही काम था कि जो एक्सटर्नल, यानी कि आउटर कंट्री वर्ल्ड से जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो उसको कंट्रोल में करें, उस पर ध्यान दें, उसके साथ डील करें। एंड वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस तरीके से यूएस सारा लोन दे के अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर दिया, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का रोल प्ले हुआ। ठीक है, अब इस पूरे नेशन के फाइनेंस सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? तो दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटेन वुड there were 2 major result was taken out, that was IMF, International Monetary Fund, and the World Bank, which was also known as Bretton Woods twins. Is it clear? Then Bretton Woods system,
यानी कि ये जितने भी प्रोसेस हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भी फाइनेंशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड बैंक ने जो भी फाइनेंशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड को, कंट्री को कंट्रोल में किया, ये सारे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस में हुए। वहाँ के कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से ये दोनों मेजर रिजल्ट निकल के आया जो अपना अपना रोल प्ले किया, एंड दैट वाज द ब्रिटेन वुड ट्विंस एंड ऑल्सो नोन एज द ब्रिटेन वुड सिस्टम। अब ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है उसका काम क्या था, मेजर वर्क क्या था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को लिंक कर देना नेशनल करेंसी से एंड मॉनेटरी फंड से, नेशनल करेंसी से एंड मॉनेटरी फंड से। सो व्हाट इज नेशनल करेंसी? नेशनल करेंसी से लिंक कैसे करेंगे? प्री वर्ल्ड वॉर यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या देखने को मिल रहा था? इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं था। क्या चल रहा था? तो हाई सरप्लस वैल्यूज़, यानी कि सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम, तो ये सारा गेम चल रहा था उस वक्त। तो उस चीज़ को शेप में लाने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए क्या बोला गया है कि हम नेशनल करेंसी को फिक्स कर देंगे एक प्रॉपर वैल्यू से। अब उस नेशनल करेंसी को फिक्स BWI ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, बट ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, मैं बस समझाने के लिए लिखी हूँ यहाँ पे, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखिएगा इवन इन एग्जामिनेशन भी, ठीक है? BWI नहीं लिखा जाता है, ठीक है? हम सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिखे हैं। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में क्या बोला गया कि जो एक्सचेंज रेट है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसके रेट को फिक्स्ड कर देना चाहिए, नेशनल करेंसी को फिक्स्ड कर देना चाहिए। नेशनल करेंसी को फिक्स्ड कर देने का मतलब क्या? एज फॉर एग्जाम्पल इंडियन करेंसी को डॉलर से फिक्स कर दिया, यानी कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, आज के रेट में $1 इज इक्वल टू 80 और 85 रुपीज़ है, ठीक है? तो इंडियन रुपी फिक्स्ड विथ अ डॉलर वैल्यू, और डॉलर को इसीलिए लिया गया क्योंकि उस वक्त यूएस का डोमिनेशन था। यूएस अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल चाह रहा था, और उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक टाइम पीरियड पे जाके स्टेबल भी हुआ था। सो यूएस के करेंसी को, यानी कि डॉलर को हाई वैल्यूड माना जाता था और उस डॉलर को गोल्ड से कंपेयर किया जाता था, ठीक है? एंड दैट्स वाई इंडियन रुपी को फिक्स्ड कर दिया गया फ्रॉम द हाई वैल्यूड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज द यूएस करेंसी डॉलर। इज इट क्लियर? तो ये था ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रिजल्ट निकल के आया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बने, दैट वाज नोन एज द ब्रिटेन वुड ट्विंस। सो द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड सिस्टम का, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का क्या काम था? टू फिक्स द एक्सचेंज रेट एंड टू फिक्स द नेशनल करेंसी एंड द मॉनेटरी फंड। एज फॉर एग्जाम्पल इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी के साथ फिक्स कर दिया गया, ठीक है? ये हर साल आज भी चेंज होता है, क्लियर है? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज ऑल आर अबाउट द पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। नाउ द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, यानी कि पोस्ट वॉर ईयर्स के स्टार्टिंग से क्या क्या प्रोसेस चल रहा था मार्केट में, क्या क्या प्रोसेस चल रहा था कंट्री में। ब्रिटेन वुड सिस्टम जो टाइम पीरियड आया जिसमें से IMF और वर्ल्ड बैंक का इन्वेंशंस हुआ, वो दोनों स्टेब्लिश हुए एज अ ब्रिटेन वुड ट्विंस। सो द ब्रिटेन वुड सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड जापान, ठीक है? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल और जापान में ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के वक्त में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो रहा था, ठीक है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो एनुअली ग्रो कर रही थी धीरे धीरे, एंड इट वाज ओवर 8% बिटवीन 1915 एंड 1917 एंड इनकम्स एट नियरली 5%.
सो द वर्ल्ड ट्रेड एनुअली 8% ग्रो कर रहा था और इनकम्स जो है वो करीब करीब 5% तक आ रहा था. Then after, the growth was mostly stable without the large fluctuation. In the starting of this video, मैंने क्या बोला था? फ्लक्चुएशन अगर नहीं होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में, बट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा था. फिक्स्ड रेट नहीं था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं था. फ्लक्चुएशन किस में हो रहा था? डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम पे अफेक्ट पड़ रहा था. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो भी बहुत कम हो रहा था धीरे धीरे, यानी कि एवरेज था वो लेस देन 5% था. वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रही थी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था सोसाइटी में, वर्ल्ड में, कंट्रीज में. इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, टूट गया कंट्री, रीजन्स, बहुत सारे डिवास्टेटेड रीजन्स देखने को मिले, बहुत सारे डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस देखने को मिले, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिली. बट इन द पोस्ट वॉर एरा हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी, जिसके वजह से हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट होने लगी, वापस से रीशेप होने लगी. एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड वाज रीस्टार्टेड इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो यहाँ तक के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अबाउट द रीबिल्डिंग प्रोसेस ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमी इन द पोस्ट वॉर एरा, इन द पोस्ट वॉर ईयर्स, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. की वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वापस से वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी रीबिल्ड कैसे हुई, रीशेप कैसे हुई, और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो प्रोसेस है वो ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होकर रहा. इज इट क्लियर? सो आज की इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो का नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.